तो अभी तक राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया था, ठीक है। मिडिल क्लास एमर्ज किया हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, मिडिल क्लास एमर्ज हो चुका है पूरे यूरोप में। अब क्या होता है, नेपोलियन जैसे ही 1815 में नेपोलियन को हराया सभी ने मिल करके, किसने किसने हराया था नेपोलियन को? फ्रांस ने, जर्मनी ने, है ना, ऑस्ट्रिया ने, इन सब ने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया 1815 में। और 1815 में ही एक ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, है ना, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में, जिसमें सारे जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट पावरफुल स्टेट्स थे पूरे यूरोप के, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया, ये सारे ट्रीटी ऑफ वियना में मिले और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक कंजर्वेटिव ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कंजर्वेटिव ऑर्डर अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कंजर्वेटिव ऑर्डर क्या होता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने हमारे वैल्यूज़ हैं, पुराना कल्चर है, दैट विल नॉट बी चेंज्ड एट अ सडन शॉक, दैट इफ although they can be changed, but if they will be changed then it will be gradual change, not a sudden change, ठीक है। So they tried to establish the ancestral values and the ancestral system over the whole Europe again. So whatsoever territory was annexed by the Napoleon was returned and distributed among the the prominent powers of the होल यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सब को, जो भी फ्रांस में एनेक्स किया गया था नेपोलियन ने, जो जो टेरिटरी एनेक्स की थी, सबको वापस दे दिया गया जिससे जिसे एनेक्स किया था उसने, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। ट्रीटी ऑफ वियना में इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि देयर विल बी अ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, मोनार्किकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, that will be by बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी जो थी वो एक कंजर्वेटिव डायनेस्टी थी शुरू से ही फ्रांस की, और उसने डिसाइड किया कि इन लोगों को हम रीइस्टैब्लिश करेंगे पूरे फ्रांस में, ठीक है। चलिए, फिर बॉर्बन डायनेस्टी मोनार्की स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। और मोनार्की के स्टैब्लिश होते ही क्या हुआ, कंजर्वेटिव फीलिंग, फिर कंजर्वेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर से स्टार्ट हो गए, पूरे यूरोप में स्टार्ट होने लगे। दिस वाज द टाइम ऑफ 1815 व्हेन द कंजर्वेटिज्म अगेन टेकिंग शेप इन द होल यूरोप। बट जहां एक तरफ कंजर्वेटिज्म आएगा तो उसके अपोजिशन में भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि नो वन, ऑन वन हैंड कंजर्वेटिज्म वाज ग्रोइंग, ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो ग्रोइंग। तो एक तरफ से जैसे कंजर्वेटिज्म ग्रो कर रहा है तो दूसरी तरफ से मिडिल क्लास भी ग्रो कर रहा है, सो दे विल डिमांड, है ना। सो लिबरल नेशनलिज्म वाज आल्सो ग्रोइंग ऑन द अदर हैंड, ठीक है। ऑन वन हैंड कंजर्वेटिज्म, ऑन द अदर हैंड लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म के ग्रो होने से जैसे ही इन लोगों ने देखा कि 1815 में तो फिर से मोनार्की स्टैब्लिश कर लिया, अब जो भी हमें राइट मिलना था वो भी गया हाथ से। सो अ न्यू ट्रेंड इन द होल यूरोप स्टार्टेड, दैट वाज द रेवोल्यूशनरीज, लिबरल रेवोल्यूशनरीज स्टार्टेड इन द होल यूरोप, ठीक है। जिसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया था इटली के जुसेपी मेज़िनी ने, जिसने प्रोमिनेंटली दो ऐसे एसोसिएशंस बनाए थे जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ। वन वाज द यंग यूरोप एंड द अदर वन वाज यंग इटली, ठीक है। यंग यूरोप और यंग इटली, यंग से ही पता चल रहा है दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूथ, ठीक है। हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, फ्रांस से जो
जो है ना, जो मतलब हेल्दी यूथ्स थे और जो उस समय के का यूथ पॉपुलेशन था, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इस रेवोल्यूशनरीज को। तो ऑलरेडी ये हम सबको पता है कि जब भी कोई दंगा फसाद या किसी भी तरह का है ना एग्रेसिव कंटेंट होता है किसी चीज़ में, देन द मोर एंड मोर यूथ विल बी देयर। ऐसा तो नहीं होगा थोड़े बूढ़े बूढ़े लोग जा करके उधर है ना रेवोल्यूशन में कुछ वायलेंस वगैरह करेंगे या रेवोल्यूशन करेंगे। इट इज़ ओनली द यूथ पॉपुलेशन हु पार्टिसिपेट्स इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। सो यंग यूरोप एंड यंग इटली में पूरे यूरोप के यूथ्स आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो जूसेपी मेज़िनी ने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बाय द वर्च्यू ऑफ विच दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश एंड दे ट्राइड टू डिमांड द लिबरलिज्म अगेन इन द होल यूरोप। ठीक है, तो इसी वजह से 1830 से लेकर के 1840 तक द एज ऑफ रेवोल्यूशन वॉज देयर in the whole Europe. The most prominent were the two incidents which happened in 1830 and 1832. अभी अभी मैंने बताया 1815 में जो बॉर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था फ्रांस में, 1830 में उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। जस्ट वेट, ओवरथ्रोन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रो कर दिया गया। एंड व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्लेस ऑफ इट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो इमैनुअल सेकेंड था मे बी, जिसको हु वाज मेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस। 1830 की बात है ये। क्यों? क्योंकि वो लोग रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसी के साथ साथ 1832 में क्या हुआ? 1832 में क्या हुआ? लिबरेशन ऑफ ग्रीस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इसको बोलते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ। ये सारे डेट्स भी आपके लिए जरूरी हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1832 में, जिसमें कि वहां के यूथ ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसको ओवरथ्रो करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को इस्टेब्लिश किया ग्रीक में। सो दैट इज कॉल्ड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप आर यू नोटिसिंग वन थिंग? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में ही यूएसए में द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, क्योंकि वो लोग कोलोनियलिज्म फेस कर रहे थे ब्रिटेन से। जो फ्रेडरिक सोरो का जो पेंटिंग था स्टार्टिंग में, सबसे पहले कौन था? स्विट्जरलैंड था और यूएसए था। उसके पीछे कौन था? अगर आपको याद है, उसके पीछे फ्रांस था। तो 1789 में फ्रांस को मिला। फ्रांस के साथ देखिए क्या क्या हो रहा है। नेपोलियन आया, उसके बाद कंजर्वेटिज्म आया, उसके बाद रेवोल्यूशनरीज आए, फिर उसके बाद 1830 में रेवोल्यूशन हुआ, है ना। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी किसी को शांति नहीं मिली। 1848 में एक और रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ओवरथ्रो ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इमैनुअल सेकंड वाज मेड द किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। बनाया गया इमैनुअल सेकंड को। ठीक है, बट इमैनुअल सेकंड को बनाया जाना था, बट इसने है ना, इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये भी साथ देने चला गया कंजर्वेटिव लोगों का। वो भी डायनेस्टी के तरफ टिल्ट कर गया, तो इमैनुअल सेकंड भी बना नहीं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है? द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग स्टार्टेड। रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या इसका क्या मतलब हुआ? रोमांटिसिज्म मतलब द कल्चर, लैंग्वेज, पेंटिंग्स
है ना, डांस, सॉन्ग्स, है ना, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स द रोमांटिसिज्म। और लिटरेचर, लिटरेचर इज ऑल्सो वेरी वेरी, लिटरेचर TU आ रही है ना, लिटरेचर। सो ये इन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया टुवर्ड्स द नेशनल, टुवर्ड्स इज स्प्रेडिंग द नेशनल फीलिंग। ठीक है, फिर क्या होता है फ्रांस में और पूरे यूरोप में, दिस वाज द फेज ऑफ हार्डशिप्स एंड हंगर हार्डशिप्स आ गया। ठीक है, देयर वाज अ famine in the whole Europe, and there were no jobs were lost, there was no food to eat, people were starving for the food, है ना, people started coming in the on road, and again the revolution started in the whole Europe, which resulted into the 1848 revolution, 18th May 1848, 18 मई 1848 को क्या हुआ कि 831 रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड टू द सेंट पॉल चर्च, मे बी आई थिंक द नेम, पार्लियामेंट, है ना, और वहां पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन लोगों ने और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया 1848 में। ठीक है, जर्मनी में। डन। ठीक है, वेलहेम फोर्थ, वेलहेम फोर्थ को जर्मनी का नेक्स्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और दिस वाज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज written, and all the representatives went to the St. Paul and they established the constitution. They wrote constitution and they formed constitutional assembly also, and Wilhelm IV was made the new constitutional head of Germany. ठीक है, फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, अगर आपको याद है 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ओटो वॉन बिस्मार्क, नाम इसका याद है ना, ओटो वॉन बिस्मार्क, हु वाज ही? ओटो वॉन बिस्मार्क he was the chief minister of Otto von Bismarck, chief minister of Prussia। ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क ने लीड किया पूरे जर्मन यूनिफिकेशन को, एंड फाइनली इन 1871 जर्मनी वाज यूनिफाइड। जर्मनी वाज यूनिफाइड इन 1871। ठीक है, जो कि किसने करवाया? ओटो वॉन बिस्मार्क ने, जो कि प्रूशिया का सीएम था। इसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव जो उसका साथ देने के लिए था वो था कैमिलो डी कावुर, CAVOUR, कावुर। कावुर ने इसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है,
फिर इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अभी अभी मैंने आपको जिसेपी मेजिनी के बारे में बताया था, यंग इटली एंड यंग यूरोप जिसने इस्टेब्लिश किया। तो इटली का भी यूनिफिकेशन 1870s के अर्ली ईयर्स में ही हुआ, और ये भी किया ज्यूसेपी मेजिनी गैरीबाल्डी। ठीक है, इन दोनों ने मिल करके इटली का यूनिफिकेशन किया। और इटली में अगर आपको याद होगा, अर्लियर इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट एंड सार्डिनिया पिडमोंट वाज वन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट ने एक एक करके कैप्चर करना शुरू किया अलग अलग स्टेट्स को, और सारे 7 स्टेट्स को मिला करके उन्होंने एक यूनिफाइड इटली को इस्टेब्लिश किया। सो दैट इज कॉल्ड, एंड दैट वाज लेड बाय सार्डिनिया पिडमोंट ओनली। और सार्डिनिया पिडमोंट में ही जो उसका, रुकिए मैं आपको एक नाम बता देता हूं, है ना, विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861, है ना। नहीं, इसमें कावूर तो यहाँ है, इसमें ओटो वोन बिस्मार्क ही है बस। केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया, इट वॉज हेडेड बाय विलियम फर्स्ट। ये जो मैंने यहाँ पर कावूर बताया है ना, ये कावूर इटली में है, ये विलियम फर्स्ट ने हेड किया था। विलियम फर्स्ट ने हेड किया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और कावूर जो था, कावूर, जोसेपी मेजिनी एंड गैरीबाल्डी, दीज वर द 3 पर्सोनल्स हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि 7 नेशंस 7 स्टेट्स था इटली का, उसमें से एक था जिसने सारे स्टेट्स को डिफीट किया, और सार्डिनिया पिडमोंट अपीयर्ड और एमर्ज टू बी द विक्टोरियस। एंड इन फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को हेड बनाया गया इटली का, और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को हेड बनाया गया इटली का, और 1871 में फाइनली द यूनिफिकेशन ऑफ इटली टुक प्लेस। यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, और जो सार्डिनी और जितने भी पूरे इटली में थे, जितने भी स्टेट, सबको यूनिफाई करके यूनिफाइड इटली बनाई गई। ठीक है, सो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली हो गया। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की क्या कहानी है, 1707 में एक एक्ट आया, ग्रेट ब्रिटेन में एक एक्ट आया 1707 में, विच इज कॉल्ड एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, 1707 में ग्रेट ब्रिटेन में एक एक्ट आया। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम लोग बोलते हैं क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये जो यूनाइटेड है ब्रिटेन में, ये एक्चुअली ब्रिटेन एक कंट्री नहीं है। ब्रिटेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंट्रीज। ये यूनाइटेड किंगडम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंट्रीज, जिसमें कि ब्रिटेन इज वन पार्ट। ठीक है, आयरलैंड है, आयरलैंड में भी नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड तो हट गया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड ब्रिटेन। ठीक है, ये 4 कंट्रीज है। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया, जिसके तहत स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में शामिल किया गया, ब्रिटेन में इंक्लूड किया गया। सो बाय दिस एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 द ब्रिटेन बिकेम द यूनाइटेड किंगडम, और इसने अपना झंडा यूनियन जैक को ओन किया। ठीक है, यूनियन जैक को एक्सेप्ट किया एज इट्स द यूनाइटेड किंगडम्स फ्लैग, नेशनल फ्लैग। ठीक है, अब यहां तक हो गया, मेकिंग ऑफ जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। इसके बाद इंपीरियलिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, पूरे ये दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक, इसमें क्या किया गया कि एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन, वो तो आपने भारत माता और जर्मेनिया वाला पढ़ा हुआ ही है, उसमें कुछ है नहीं वैसा। ठीक है,
फिर इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, पूरे यूरोप ने कॉलोनीज बनाना शुरू किया अलग अलग स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल यूरोपियंस इंडिया भी आए, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिश आए थे, अगर आपको याद है डेन्स आए थे, डच आए थे, सारे लोग इंडिया आ गए थे, ठीक है। पोर्तुगीज आए थे। तो इन अलग अलग, केवल इंडिया ही नहीं, चाइना, यूएसए, अलग अलग कंट्रीज में उन लोगों ने अपने कॉलोनीज बनाए और कॉलोनियलिज्म को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ कि अगर आपको मैंने बताया था बाल्कन स्टेट के बारे में, ठीक है, बाल्कन स्टेट ने ड्यू टू दिस colonialism and the imperialism, the dispute between the prominent power or the superpower of Europe took place. तो फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, जर्मनी, ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियलिज्म। इसी दौरान में बाल्कन स्टेट को इन्होंने बांट दिया बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा इस्टोनिया, है ना, और अगर आपको याद होगा एक नाम था इस्टोनिया, जॉर्जिया, ठीक है। ये सारे कुछ कंट्रीज हैं जिसमें पूरे बाल्कन स्टेट को बांट दिया इन्होंने, काफी छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिए। एक बड़ा सा पार्ट हुआ करता था बाल्कन स्टेट, ठीक है, छोटे छोटे में बांट दिया। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप। सबसे पहले तो इन्होंने यूनिफाई किया, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में इधर उधर बांट भी दिया। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ यूरोप एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए नेशनलिज्म में क्या क्या हुआ, कहाँ से कहाँ स्टोरी गई, पूरा आई होप कि समझ आया आपको, है ना, पता चला पूरी स्टोरी कैसे कहाँ से कहाँ लीड की है। तो ये था पूरा। अब आपको एक थोड़ा माइंड मैप मिला होगा शायद इससे पूरा, कि कैसे ये पूरा हमें अप्रोच करना है इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। ओके, चलिए। सो यही तक है हमारा पूरा ये स्टोरी एसएसटी हिस्ट्री का। और अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब इसको मैं रब करता हूँ, ओके।